दोस्तों वेलकम बैक टू आवर चैनल फन फैक्ट एसकेपी। आज की वीडियो में हम ढेर सारी जियोपॉलिटिकल्स खबर के बारे में बात करेंगे। पहली न्यूज़ की बात करूं तो किम जोंग उन अब पुतिन चाइना के मिलिट्री परेड में साथ में मिलने वाले हैं। ये क्या नया अलायंस बन रहा है? शॉक हो गए हो क्या? चलो देखते हैं डिटेल्स में पूरी न्यूज़। और भी बाकी न्यूज़ है, बहुत ही अच्छी जियोपॉलिटिक्स न्यूज़ आपको मिलेगी मेरे चैनल पे, इसलिए आपको वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को दबाना पड़ेगा। आप मुझे फेसबुक में फॉलो और मेरे वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो न्यूज़ आ रही है, चाइना के विक्ट्री डे परेड जो नेक्स्ट वीक बीजिंग में होने वाला है, जो WW2 के 80th एनिवर्सरी के लिए है, किम जोंग उन फर्स्ट टाइम मल्टीलेटरल मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। साथ में पुतिन और शी जिनपिंग भी रहेंगे। ये जी के लिए बिग विन है क्योंकि वो न्यू बीजिंग लेड वर्ल्ड्स ऑर्डर पुश कर रहे हैं। परेड में लेटेस्ट वेपन्स शो होंगे, एयरक्राफ्ट, टैंक्स, एंटी ड्रोन सिस्टम्स और 70 मिनट्स इवेंट तियाननमेन स्क्वायर पे। तो दोस्तों किम का ये विजिट लैंडमार्क है, फर्स्ट टाइम से 1959 एक नॉर्थ कोरियन लीडर चाइनीज परेड में आ रहा है। चाइना ने प्रेस किया है उनकी ट्रेडिशनल फ्रेंडशिप को और रीजनल पीस को। कोलैबोरेट ये दोनों करेंगे। पुतिन और किम दोनों यूएस के अगेंस्ट है। किम रसिया को वेपन्स और ट्रूप्स दे रहा है यूक्रेन वॉर में। ट्रंप नहीं आ रहा है, बट उन्होंने बोला है कि किम से मिलना चाहता है। वेस्टर्न लीडर मोस्टली स्किप कर रहे हैं क्योंकि रसिया इन्वेंशन अपोज करते हैं वो लोग। साउथ कोरिया के न्यू प्रेस ली जा जो अभी ट्रंप से मिले थे, म्यूंग इनवाइट हुए थे, बट उन्होंने आने से मना कर दिया, अपने यहाँ के स्पीकर को भेज रहे हैं। नॉर्थ कोरिया ने ली को कॉन्फ्रंटेशंस मैनिक बोला है। तो यहाँ पे हो सकता है कि नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की दोस्ती भी हो सकती है अगर यहाँ पे आते। लेकिन आपको क्या लगता है दोस्तों, ली को परेड अटेंड करके किम से मिलना चाहिए? ये रिस्क है या एम्बेरसमेंट है? कमेंट में ज़रूर बताइए। आगे हो सकता है ये मीट सी और ट्रंप के साथ समिट में कॉन्फिडेंस देगा, स्पेशली टैरिफ्स डील पे। हो सकता है ट्रंप एशिया विजिट पे किम से डायरेक्ट टॉक्स करे और कोरियन पेनिनसुला पे पीस मूव्स हो सके। बट अगर नॉर्थ साउथ टेंशन बढ़ेगा तो नया कॉन्फ्लिक्ट ट्रिगर हो सकता है, जिसका हिंट ट्रंप ने दे चुका है चाइना पे 200% टैरिफ का बोलकर। दोस्तों सेकंड न्यूज़ की बात करूंगा तो कल एक बड़ी कंट्रोवर्शियल एक्सप्लोड न्यूज़ आई है। ट्रंप के टॉप एडवाइजर पीटर नवारो ने इंडिया को डायरेक्टली ब्लेम किया है रसिया यूक्रेन वॉर को लिए। इससे पहले भी बोला था, अभी 2-4 दिन पहले, अब फिर से बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि ये मोदी वॉर्स है क्योंकि इंडिया रसिया से सस्ता ऑयल खरीद रहा है। ये शौक है क्योंकि ये यूएस को नुकसान पहुंचा रहा है। और आगे क्या होगा तो डिटेल में आपको न्यूज़ बताता हूँ कि नवारो का ब्लूमबर्ग में एक इंटरव्यू हुआ था। उन्होंने कहा इंडिया रशिया से डिस्काउंट ऑयल खरीदकर मॉस्को को वॉर फंड कर रहा है, जो यूएस और यूरोप को यूक्रेन के लिए ज़्यादा पैसे देने पर मजबूर कर रहा है। एवरीबडी इन अमेरिका लॉसेस बिकॉज ऑफ व्हाट इंडिया इज़ डूइंग। उन्होंने बोला कंज्यूमर्स, बिजनेस, वर्कर्स सब लूज कर रहे हैं और टैक्स पेयर्स को मोदीज वॉर फंड करना पड़ रहा है। मतलब ये जो वॉर है वो मोदीज का वॉर ये कह रहे हैं। इंडिया को एरोगेंट कहा है सोवर्जिनिटी और एनर्जी नीड्स के लिए। इंडिया यू आर द बिगेस्ट डेमोक्रेसी, एक्ट लाइक वन साइड विद डेमोक्रेसीज, उन्होंने एडवाइस दिया। और इंडिया को चाइना और रसिया जैसे अथॉरिटियंस के साथ बेड पे जाने का ब्लेम भी किया है। याद दिलाया है अस्काई चीन इन्वेशन को, जो अस्काई चीन चाइना ले लिया है वो उन्होंने याद दिलाया है कि हो सकता है उस चक्कर में अब इंडिया जो है वो अमेरिका की तरफ आ जाए। तो देखिए अगर एक दिन इंडिया उस स्थिति में आ जाता है कि वो वर्ल्ड की सेकेंड या थर्ड इकोनॉमी में जाएगा, तो अक्साई चीन ऑटोमेटिक वो अगर लेना चाहे तो विदाउट अमेरिका के सपोर्ट के भी ले सकता है। ये आगे की बात है, ये आज की बात नहीं है। आज तो अक्साई चीन चाइना के पास है, उसके लिए हमको पता है कि कोशिश जारी रहेगी हमारी, लेकिन ये एक दिन में नहीं आ जाएगा। इसके लिए हमको थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये अगर प्रेशराइज करें अक्साई चीन को लेकर तो बहुत ही गलत पॉलिटिक्स अमेरिका यहाँ पे खेलता हुआ दिख रहा है हर तरफ से। तो दोस्तों वैसे तो मैं एक रियल बात बोलूँ, मुझे ये पता है कि रसियन ऑयल इंडिया जो भी खरीद रहा है तो उससे सिर्फ जो इंडिया की प्राइवेट कंपनीज है वो ही पैसा कमा रही है। इंडिया की जनता को 1 रुपये का भी प्रॉफिट नहीं है, 1% का प्रॉफिट नहीं है। इसलिए ये वॉर जो चल रही है ना, फालतू की वॉर, मोदी जी भी जो हमारे प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है उनके लिए लड़ रहे हैं। ये जो घाटा हो रहा है ना, जो हमारे यहाँ के इम्पोर्टर्स थे जिनका माल अमेरिका में जाता था, उनको सबसे ज़्यादा घाटा हो रहा है। लेकिन प्रॉफिट जो हो रहा है वो सिर्फ बड़ी बड़ी
3-4 ऑयल कंपनियां हैं प्राइवेट, सो उनको बस हो रहा है। गवर्नमेंट को कितना प्रॉफिट हो रहा है, जो भी गवर्नमेंट की कंपनीज हैं ऑयल, जो हमेशा घाटे में रहा करती थी, अभी भी हो सकता है कि स्टेटमेंट जारी कर दे कि हम घाटे में ही हैं। तो इससे बड़ा फ्रॉड मुझे नहीं लगता है कि करप्शन इंडिया में हो रहा होगा। तो ये सब चीज़ें देखने वाली चीज़ें हैं कि आम जनता को तो 1 रुपये का प्रॉफिट नहीं है, फिर भी इंडिया इतने बड़े स्तर पे अमेरिका से लड़ाई करने में लगा हुआ है। खैर अमेरिका भी गलत है, इसलिए हम मोदी जी का सपोर्ट करें, लेकिन यहाँ पे मोदी जी भी गलत ही हैं। थर्ड न्यूज़ की बात करेंगे दोस्तों, कल रात कैनबरा से आई बड़ी खबर। ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन मिनिस्टर पेनी वोंग के लेटेस्ट स्टेटमेंट पे जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया पार्टनरशिप को रीशेप हो रही है ग्लोबल ऑर्डर में सुपर इम्पोर्टेंट बना रही है। शॉकिंगली वो टैरिफ के अगेंस्ट है और इंडिया यूएस के बीच डायलॉग्स को पुश कर रहे हैं। तो ये क्या क्वाड को और स्ट्रॉन्ग बनाएगा? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की फाइनेंस मिनिस्टर पेनी वोंग ने इंडियन जर्नलिस्ट से बात करते हुए कहा है कि ग्लोबल और रीजनल ऑर्डर रीशेप हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया इंडिया पार्टनरशिप इस वक्त बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि दोनों कंट्रीज़ के ऑब्जेक्टिव सेम ही हैं, पीसफुल रीजन्स, नो हल्ला गुल्ला। रियल फैक्ट्स है कि ये क्वाड इंडिया ऑस्ट्रेलिया यूएस जापान को डायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है, जो चाइना के अगेंस्ट स्ट्रेटेजिक अलायंस है। रोंग ने क्लियर कहा है कि ऑस्ट्रेलिया टैरिफ्स के अगेंस्ट है। ये हिंट है कि फ्री ट्रेड को प्रमोट करेंगे, स्पेशली इंडिया के साथ। इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट 2022 से ट्रेड बढ़ा है 20% से ज़्यादा, बट अब टैरिफ रिड्यूस करने से और बूम हो सकता है। इंडिया और यूएस के करंट टेंशंस जैसे ट्रेड डिस्प्यूट्स, ये टैग बैन्स पे रोंग ने कहा हम दोनों के फ्रेंड्स हैं, डायलॉग्स करेंगे। ऑस्ट्रेलिया यूएस का अलाय है, बट इंडिया को भी क्वाड में स्ट्रॉन्गर पार्टनरशिप मानता है। शेयर्ड हिस्ट्री एंड ऑब्जेक्टिव जैसे डेमोक्रेसी, रूल बेस्ड ऑर्डर जो है वो हमें एक साथ खड़ा करते हैं। अगर ये पार्टनरशिप स्ट्रॉन्ग हुई तो इंडो पैसिफिक में चाइना को डोमिनेंस खत्म हो सकता है। नेक्स्ट क्वाड समिट में बिगर डील हो सकती है जैसे डिफेंस टैक्स शेयरिंग या जॉइंट एक्सरसाइज, बट अगर टैरिफ पे डिसएग्रीमेंट्स हुआ तो ट्रेड वॉर एक्सकेलेट हो सकता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, इंडिया को यूएस से ज़्यादा डायलॉग्स करना चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताइए। ये सब रियल सोर्सेज से न्यूज़ मैंने आपको दी है। ऑस्ट्रेलियन फाइनेंस मिनिस्टर के ऑफिशियल स्टेटमेंट है और ये जियोपॉलिटिकल एनालिसिस पे बेस्ड न्यूज़ है। फोर्थ न्यूज़ की बात करेंगे, एक बड़ी खबर आई है, इंडिया के स्पेस ड्रीम को हकीकत बनाने वाली है। इसरो ने फर्स्ट इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट IADT-01 सक्सेसफुली कर लिया है। मतलब इंडिया जो है लगभग अपने पहले ही टेस्ट में पास हो जाता है, मैक्सिमम चीज़ों में सक्सेसफुली कर लिया है। गगनयान के लिए ये टेस्ट एस्ट्रोनॉट्स की जान बचाने वाला है। क्या ये चाइना को टेंशन देगा? चलो देखते हैं। पहले ये समझते हैं कि 24 अगस्त 2025 को सतीश धवन स्पेस सेंटर पे इसरो ने 5 टन डमी क्रू कैप्सूल्स को चिनूक हेलीकॉप्टर से ड्रॉप किया नीचे। पैराशूट सीक्वेंसेस में ओपन हुए थे ड्रॉग्यू पायलट्स और मेन पैराशूट्स, ताकि री एंट्री के टाइम मॉड्यूल सेफ स्पीड पे पानी में लैंड करे। ये जॉइंट मिशन था इसरो, इंडियन एयरफोर्स, DRDO, नेवी और कोस्टल गार्ड्स का। एसेंट, डिसेंट और पोस्ट स्प्लैश डाउन फेसेस सबसे रिस्की है एस्ट्रोनॉट्स के लिए, क्योंकि हाई स्पीड री एंट्री में हीट और जी फोर्स बहुत ही ज़्यादा होता है। जियोपॉलिटिकल एंगल्स से बात करें तो गगनयान सक्सेस से इंडिया बनेगा 4th कंट्री यूएस, रसिया, चाइना के बाद ह्यूमंस को स्पेस भेजने वाला। यह बूस्ट करेगा इंडिया की स्पेस डिप्लोमेसी, सेल्फ रिलायंस और चाइना के साथ स्पेस रेस में एडवांटेज। इंडिया का बजट भी कम है कंपेयर टू चाइना यूएस, फिर भी वर्ल्ड क्लास टेक यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, ये टेस्ट इंडिया को स्पेस सुपर पावर बनाने में हेल्प करेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। चाइना को ओवरटेक कर पाएगा? फ्यूचर में क्या हो सकता है? 2025 एंड तक अनक्रूड G1 मिशन, फिर मैन्ड फ्लाइट्स एंड लॉन्ग टर्म्स भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बाय 2035 और इंडियन एस्ट्रोनॉट्स मून पे 2040। ये सब बड़ी चीज़ें हैं जो इंडिया आगे करने में सक्षम है। तो दोस्तों फिफ्थ न्यूज़ की बात करेंगे। आज हम बात करेंगे स्पेस एक्स के स्टारशिप्स के 10 फ्लाइट टेस्ट के बारे में, जो 26 अगस्त 2025 को हुआ। ये एक बड़ा स्टेप है फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशंस। तो चलो देखते हैं ये न्यूज़ डिटेल में। स्पेस एक्स ने अपना 10th स्टारशिप्स टेस्ट फ्लाइट लॉन्च किया फ्रॉम स्टारबेस टेक्सास। ये वर्ल्ड का सबसे पावरफुल रॉकेट है, स्टैंडिंग ओवर 400 फीट टॉल विद सुपर हैवी बूस्टर और स्टारशिप अपर स्टेज। इस टेस्ट में स्पेस एक्स ने फर्स्ट टाइम पेलोड डिप्लॉय किया। 8 स्टारलिंक सिमुलेटर्स जो नेक्स्ट जेन सैटेलाइट जैसे
साइज रखते हैं, प्लस एक रैप्टर इंजन रिलाइट्स किया इन स्पेस और री एंट्री एक्सपेरिमेंट्स किए तो अपर स्टेज को लॉन्च साइड पे कैच कर सकें। सक्सेसफुल रहा कि नहीं, ये सक्सेसफुल था। स्टारशिप ने सब ऑर्बिटल ट्रेजेक्टरी पे पेलोड डिप्लॉय किया, इंजन रिलाइट किया और इंडियन ओशन में सॉफ्ट स्प्लैश डाउन किया। थोड़ी डैमेज हुई फ्लैप और आफ्ट स्केप पे। सुपर हैवी बूस्टर भी गल्फ ऑफ मैक्सिको में कंट्रोल स्प्लैश डाउन कर लिया था। डिस्पाइट एक इंजन थोड़ा सा लॉस हुआ था। पहले 2 लॉन्चेस अटैम्प्ट 24 और 25 अगस्त को कैंसिल हो गए थे, एक बार ग्राउंड सिस्टम के लिक्विड ऑक्सीजन लीक के वजह से और दूसरी बार वेदर की वजह से। स्टारशिप्स के पहले टेस्ट फ्लाइट 7, 8, 9 में एक्सप्लोजन या फेलियर हुए थे, बट इस बार स्पेस एक्स ने फिक्सेस किए हैं लाइक बेटर फ्यूल टैंक प्रेशराइजेशंस एंड हीट सील्ड अपग्रेड। स्टारशिप इज अ की फॉर नासा आर्टेमिस प्रोग्राम जो 2027 में मून लैंडिंग प्लान कर रहा है। अगर स्पेस एक्स इस परफेक्ट करता है तो अमेरिका लूनर रेस में चाइना से आगे निकल सकता है। स्पेस एक्स अब फ्लाइट 11 पे फोकस करेगा विथ मोर टेस्ट फॉर यूजुबिलिटी और ऑर्बिटल मिशंस। प्लस एलन मस्क का ड्रीम है मार्स स्पेस सिटी बनाने का, सो स्टारशिप्स कुड मेक ह्यूमैनिटी मल्टीप्लेनरी। लेकिन नासा के स्ट्रिक्ट ह्यूमन रेटिंग स्टैंडर्ड के लिए स्पेस एक्स को और रिलायबल लॉन्चेस दिखाने होंगे। तो ये थी स्टारशिप की 10th फ्लाइट टेस्ट की अपडेट। आपको क्या लगता है, क्या स्पेस एक्स मार्स तक पहुंच पाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। 6 न्यूज़ की बात करेंगे। कल रात एक बड़ी खबर आई जो पूरी दुनिया का ध्यान खींच रही थी। 14th UN सिक्योरिटी काउंसिल कंट्रीज ने इसराइल से गाजा में इमीडिएट सीज़फायर की मांग की और कहा है कि इसराइल का नया मिलिट्री प्लान गाजा के लिए बड़ा खतरा है। ये क्या है पूरी कहानी, तो यहाँ डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। 14th UN सिक्योरिटी काउंसिल कंट्रीज जैसे अल्जीरिया, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड और भी जो कंट्रीज़ हैं ने एक जॉइंट स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने कहा गाजा में इमीडिएट अनकंडीशनल और परमानेंट सीज फायर चाहिए। ये कंट्रीज़ चाहते हैं कि हमास के पास बैंड हॉस्टेजेस को तुरंत छोड़ा जाए और गाजा में ह्यूमैनिटरी एड भी बड़े स्केल पे भेजा जाए। लेकिन एक बात और, इन्होंने इसराइल के गाजा सिटी टेक ओवर के प्लान को कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया है क्योंकि इस वजह से सिविलियंस और हॉस्टेजेस के लिए खतरा बढ़ सकता है। और दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इजराइल को ये प्लान गाजा को कैप्चर करने का कैंसिल करना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। एक और शॉकिंग खबर है, यूएन के फेमाइन रिव्यू कमेटी ने कंफर्म किया है कि गाजा में अब ऑफिशियली फेमाइन शुरू हो चुका है। ये मैन मेड क्राइसिस है और स्टेटमेंट में कहा गया है कि स्टारवेशंस को वॉर वेपन के रूप में यूज़ करना इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। गाजा के गवर्नमेंट में फेमाइन हुआ है और सितंबर के एंड तक देर अल बलहा और खान यूनिस में भी स्प्रेड हो सकता है। यूएन कंट्रीज ने इजराइल से कहा है कि एड डिलीवरी पे रिस्ट्रिक्शन हटाओ और ऑल लैंड रूट्स को खोल दो। दोस्तों, क्या ये ह्यूमैनिटरी क्राइसिस सॉल्व हो सकती है? आपका ओपिनियन क्या है? दोस्तों, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? एक्चुअली ये 15 कंट्रीज़ का एक ग्रुप है जो वर्ल्ड पीस और सिक्योरिटीज़ के लिए डिसीजन लेता है। लेकिन एक ट्विस्ट है, 5 परमानेंट मेंबर्स यूएस, चाइना, रशिया, यूके एंड फ्रांस के पास वीटो पावर है। इस बार यूएस ने स्टेटमेंट ज्वाइंट नहीं किया क्योंकि वो इसराइल का स्ट्रॉन्ग एलाय है। ये जियोपॉलिटिकल गेम गाजा के इशू को और कॉम्प्लेक्स करता है। आगे क्या होगा? क्या इजराइल यूएन के प्रेशर में आएगा या अपना प्लान को ऐसे ही कंटिन्यू रखेगा? तो दोस्तों, ये थी आज की जियोपॉलिटिकल न्यूज़। आपको अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और मेरे वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। आप मुझे फेसबुक, इंस्टा में फॉलो भी कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय।